नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल पर। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कि संविधान क्या होता है। किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले नियम व कानूनों का एक संग्रह होता है और वह संग्रह ही संविधान कहलाता है। शासन व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। आइए देखते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो अब बात करते हैं भारत में सरकार के 3 अंग किस प्रकार कार्य करते हैं। तो ये देखिए, भारत में 2 प्रकार की सरकारें, संघ सरकार जो कि केंद्र में है, एक है राज्य सरकार। और सरकार के तीनों अंग इन दोनों सरकारों में हैं। तो हम शुरुआत करते हैं व्यवस्थापिका से। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है। कानून का निर्माण करना विधायी कार्य कहलाता है। तो संघ सरकार जो कि केंद्र में है, उसमें व्यवस्थापिका किस रूप में होती है? संघ सरकार में व्यवस्थापिका संसद के रूप में पाई जाती है। अब बात करते हैं संसद। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक किया गया है। अब राज्य सरकार में व्यवस्थापिका की बात करते हैं। राज्य सरकार में व्यवस्थापिका विधानमंडल के रूप में पाई जाती है। विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, जो कि अनुच्छेद 168 से लेकर 213 तक पाए जाते हैं। ये व्यवस्थापिका थी जो कि संघ और राज्य सरकार में पाई जाती है, जो कि कानून का निर्माण करती है। कानून का निर्माण होने के बाद बात आती है कि कानून को लागू या उनकी जांच करना। तो देखते हैं कि पहले कार्यपालिका। कार्यपालिका कानूनों को लागू करने का कार्य करती है। कानूनों को लागू करने का कार्य प्रशासनिक कार्य कहलाता है। तो संघ सरकार में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 58 तक वर्णित है, कार्यपालिका का रूप है। राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, जो कि अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक वर्णित है, कार्यपालिका का एक भाग है, मतलब रूप है। ये राज्य और संघ में कार्यपालिका की बात हो गई। अब बात करते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका कानूनों की जांच करती है। कानूनों की जांच करना एक न्यायिक कार्य कहलाता है। तो संघ सरकार में न्यायिक कार्य सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट करता है, जो कि अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक वर्णित है। जबकि राज्य सरकार में उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट अनुच्छेद 214 और 231 तक वर्णित है, न्यायपालिका का काम करता है, अर्थात न्यायिक कार्य करता है। तो ये थे सरकार के 3 अंग। अब बात करते हैं आगे कि अलग अलग आधारों पर शासन व्यवस्थाओं को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि बात करते हैं जनता की भागीदारी के आधार पर शासन कैसा होता है। जिस शासन में जनता की भागीदारी होती है वह लोकतंत्र कहलाता है, और जिस शासन में जनता की भागीदारी नहीं होती वह राजतंत्र कहलाता है। जनता की भागीदारी के आधार पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्था हो चुकी है। अब बात करते हैं कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के परस्पर संबंधों के आधार पर। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर संबंध हैं तो वह संसदीय व संसदात्मक शासन कहलाता है, और परस्पर संबंध नहीं है तो अध्यक्षीय व अध्यक्षात्मक शासन कहलाता है। दोस्तों, भारत में एक संसदीय शासन है। तो आइए देखते हैं कि भारत में संसदीय शासन कैसे है। वापिस ऊपर चलते हैं, हम देखते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच एक संबंध दिखाई देता है, जो संबंध राष्ट्रपति के रूप में दिखाई देता है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी भाग है और राष्ट्रपति संसद के एक भाग के रूप में है व्यवस्थापिका में भी। इस तरह भारत में संसदीय शासन है। अब बात करते हैं संघ व राज्य के मध्य शक्ति विभाजन के आधार पर। संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है तो वह संघात्मक शासन कहलाता है, नहीं किया गया है तो एकात्मक शासन कहलाता है। अर्थात शक्ति संघ के पास केवल और केवल संघ के पास हो तो वह एकात्मक, अगर शक्तियों का विभाजन किया गया है तो संघात्मक।
शक्तियों का विभाजन भारत में किया गया है। शक्तियों का विभाजन संविधान में द्वारा किया जाता है। संविधान में दर्ज किया जाता है कि कौन सी शक्ति किस राज्य द्वारा प्रयुक्त की जाएगी। संघ और राज्य दोनों शक्ति का प्रयोग करते हैं, संविधान से प्राप्त करते हैं, अर्थात संविधान से संघ व राज्य शक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन एकात्मक शासन में संविधान से संघ शक्ति प्राप्त करता है और संघ से फिर राज्य शक्तियों को प्राप्त करते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही।